ओके, सो कंटेंट हद से ज्यादा आ चुका है एंड भाई वीडियोस कम पड़ रही है कंटेंट को कवर करने के लिए। एक्वामैन के ब्रोमांस से लेकर पीटर क्विल के डैडी इश्यूज तक सबके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग। स्टार्ट करें हमारे जलपरे से, तो मूवी अच्छी है, कहीं जगह पे लैग करती है बिकॉज रीशूट्स का पता चलता है, पर इतने सारे रीशूट्स होने के बाद भी जेम्स बन किसी तरीके से फर्स्ट हाफ को बचा लेते हैं एंड पैट्रिक विल्सन एंड जेसन मोमोआ का ब्रोमांस पूरी तरीके से मूवी के फर्स्ट हाफ में स्टैंड आउट कर जाता है। फर्स्ट हाफ इस मूवी का जितना ज्यादा अच्छा है, उतना अच्छा अगर सेकंड हाफ भी होता तो मजा आ जाता, पर नहीं, सेकंड हाफ बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाता है। जिस चीज के ऊपर ये मूवी है वो उसको डिलीवर करने में कहीं पे चूक जाती है एंड तुम्हें वो एक सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलता। इस मूवी के सेकंड हाफ में तुम्हें सिर्फ दो चीजें बांध के रखेंगी, एक इनकी जो एक्वेटिक लाइफ है पूरी वो नियॉन फील एंड अलग अलग अजीब अजीब क्रीचर्स, एंड सेकंड जेम्स बन का एक्शन। भाई किसी तरीके से इन्होंने ब्लैक मांटा और एक्वामैन को लड़ा दिया, उस तरीके से ये मूवी आखिरी में ठीक ठीक एंड हो गई, वरना बहुत बुरी जाती। मूवी में थोड़ी सी स्वाद अनुसार एम्बर हर्ड भी है, अब हमें पता है थोड़ी सी क्यों है। आगे बात करें मूवी के बेस्ट पार्ट की, तो मैंने पहले ही बता दिया, एक एक्शन सीक्वेंसेस, दूसरा ब्रोमांस एंड थर्ड इस मूवी की जो एक्वाटिक लाइफ है और वो जो नियॉन लाइफ है जो तुम्हें देखने के लिए मिलती है, जो तुमने बाकी मूवीज में नहीं देखी। पर जितना पहले वाला पार्ट अच्छा है, क्या ये उतनी अच्छी है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं। उस मूवी ने 1 बिलियन कमाए थे, बस यही रीजन है इस मूवी का आने का, और कोई रीजन नहीं था। अब बात करें व्हाट इफ सीजन 2 की, तो सबसे पहले बात करेंगे एपिसोड 1 की, जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉर्प्स। जैसे इस एपिसोड का नाम है वैसे इसका काम है, इस यूनिवर्स में रॉनिन थैनोस को दगा दे देता है एंड भाई थैनोस के काम डाल देता है, उसके बाद गमोरा के भी काम डाल देता है एंड नेबुला को छोड़ देता है ऐसे ही स्पेस में मरने के लिए, जिसको बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है नोवा प्राइम, जो कहती है आजा बेटा तेरे को बढ़िया फ्यूचर दिखाऊं। एंड नेबुला डिसाइड करती है कि अब वो अच्छाई के पाथ पे चलेगी एंड ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगी जो लोगों को हानि पहुंचाए। वो पूरी शिद्दत से काम करेगी नोवा कॉर्प्स के लिए, जैसे पहले वो अपने बाप के लिए करती थी। रॉनिन भाई के अंदर आ चुका है फुल कॉन्फिडेंस थैनोस को मारने के बाद। अब वो सोचता है पूरी दुनिया को उड़ा देगा, तो वो सबसे पहले जेंडार को उड़ाना चाहता है। जेंडार के अंदर ही सारी की सारी नोवा कॉर्प एग्जिस्ट करती है, वहां के लोगों का ख्याल रखती है। रॉनिन को आते देख नोवा प्राइम डिसाइड करती है कि शील्ड जनरेटर को ऑन किया जाए, जो एक तरीके की पूरी लेयर है पूरे के पूरे जेंडार प्लेनेट पे, जिसकी वजह से कोई भी उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा एटलीस्ट फॉर 50 ईयर्स। रॉनिन भाई में कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो अंदर नहीं आ पाते एंड उनको बाहर रखने की कॉस्ट होती है पूरे के पूरे जेंडार प्लेनेट की आइसोलेशन। वो वही कोविड वाला हिसाब तुम समझ रहे होगे थोड़ा थोड़ा। अब होता क्या है, योंडू के कोई काम डाल देता है एंड इस चीज की इन्वेस्टिगेशन का काम मिलता है नेबुला को। एंड ये एपिसोड एक स्पेसिफिक जॉनर में जाने की कोशिश करता है, मार्वल की बाकी मूवीज एंड व्हाट इफ के बाकी एपिसोड से अलग। ये एक डिटेक्टिव पाथ को फॉलो करता है, जिसमें एक नोवा कॉर्प जो कि नेबुला है, उसको काम मिला है योंडू के कातिल को ढूंढने का। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही नेबुला को योंडू का एरो मिल जाता है एंड उस एरो में किसी तरीके की इंफॉर्मेशन है जिसको बचाने के लिए योंडू मारा गया। अब नेबुला को ये पता लगाना है कि आखिर इसको मारा किसने है, तो नेबुला सबसे पहले जाती है इन्वेस्टिगेशन करने हावर्ड द डक के क्लब में। हजारों छोटे कैमियोस देने के बाद फाइनली हमने हावर्ड द डक को बोलते हुए सुना, और यहाँ हमें कैसीनो में ड्रैक्स, ग्रूट, कॉर्ग सब दिखते हैं। हावर्ड द डक एंड नेबुला के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही होती है, जहाँ पे कॉग आके उन दोनों को इंटरप्ट करता है, उन दोनों को बताता है ये फील्ड जनरेटर्स को खोलने का एक कोड है जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे है, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। इस बात को समझते ही नेबुला वहाँ से निकलती है एंड उसके बाद जाती है सीधा नोवा कॉर्प की जेल में, जहाँ से वो यॉनरॉग नाम के कैरेक्टर को छुड़ा के लेके आती है, जिसको इन चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है। और नेबुला का अंदेशा गलत भी नहीं होता, वो पता लगा भी लेता है कि ये कोड्स कहाँ पे हैं। वो दोनों उस कोड्स वाली जगह पे पहुंचते हैं, वहां से कोड लेने के लिए उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोनों के दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां पे सारे के सारे कोड स्टोर होते हैं। नेबुला सारे कोड्स अपने अंदर स्टोर करने लगती है एंड उधर से सारी फाइल डिलीट करने लगती है, पर उसी वक्त येनरॉग उसे धोखा दे देता है, सारा का सारा डाटा उससे कॉपी कर लेता है, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब अपने साथ कैदी को लेके जाओगे विदाउट एनी हथकड़ी, तो ऐसा ही कुछ होगा। नोवा कॉर्प हथकड़ी वगैरह नहीं बांधते क्या? येनरॉग यहाँ से सारा डाटा कॉपी करके फुर हो जाता है एंड यहाँ पे नेबुला हैंग हो जाती है, जिससे वो ऐसे तैसे करके बच के निकलती है, पर उसकी बुरी हालत हो जाती है एंड तब पता चलता है इस सब के पीछे मास्टरमाइंड नोवा प्राइम थी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, जो भी इंसान हमें बचाने के साथ एक बेटर फ्यूचर की गारंटी भी देता है, उस इंसान से कभी मदद मत लेना। नोवा प्राइम कहती है बेटा तू मशीन है, तेरे को मशीन की तरह इस्तेमाल करके अब अपन तोड़ने जा रहे हैं। 5-6 लौंडे छोड़ देती है उसके ऊपर एंड भाई उसकी खूब धुलाई करते हैं। बचते बचाते किसी तरीके से नेबुला वहां से बच जाती है। बुरी हालत में वो पहुंचती है अगेन हावर्ड के क्लब में। हावर्ड के क्लब में जाके उसके सारे दोस्त उसको ठीक करते हैं। अब नेबुला को नोवा कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में जाके उसका पर्दाफाश करना है, जिसके लिए उसके सारे दोस्त उसके साथ चलते हैं एंड इसी के साथ नेबुला योंडू का फिन, एरो एंड कोट पहनकर धारण करती है फीमेल योंडू का रूप।
जिसमें बस गोल्डन दांत मिसिंग थे, बाकी सब ठीक था। एंड देन कॉग, नेब्यूला, हावर्ड द डक एंड ग्रूट सब जाते हैं नोवा कॉर्प के हेडक्वार्टर और वहां पे जाके हल्ला बोल देते हैं, लोगों को अच्छे से पेलते हैं। कुछ सीनों को पुरानी मूवीज से रिकॉल किया जाता है, जैसे ग्रूट का वो ऐसे लोगों को पटकना जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था। तो यहाँ पे सब लोगों को उड़ा चीर फाड़ के ये पहुंच जाते हैं नोवा प्राइम के रूम तक, पर वो तब तक कोड्स को अपलोड कर देती है। रॉनिन की शिप अंदर आ रही है, शील्ड जनरेटर हट चुका है, पर उसी वक्त होता क्या है, शील्ड जनरेटर अपने आप बंद होने लगता है बिकॉज नेब्यूला ने कोड्स में कुछ छेड़छाड़ की थी। उस छेड़छाड़ की वजह से रोनिन एंड उसकी डार्क एस्टर शिप दोनों खत्म हो जाते हैं एंड शील्ड्स प्रॉपरली बंद हो जाती है, जिसके बाद अब कोई पॉइंट बनता नहीं है शील्ड्स को रखने का, क्योंकि रोनिन तो टपक गया, तो वो शील्ड्स को वापस खोल देते हैं एंड फाइनली सब कुछ भला चंगा हो जाता है। तो एपिसोड 2 का नाम है डैडी इश्यूज, मजाक कर रहा हूँ, ये नाम नहीं है। एपिसोड 2 का नाम है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ माइटीएस्ट हीरोज। अगेन जैसा नाम वैसा काम वाला फॉर्मूला यहाँ भी फॉलो होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे डैडी इश्यूज साफ दिखते हैं। इस यूनिवर्स में योंडू एंड पीटर क्विल के बीच में कभी वो फादर सन वाला रिलेशन बनता ही नहीं है। योंडू जिस काम के लिए निकला होता है वो उसे पूरा कर देता है, पीटर क्विल को उठा के ईगो के पास छोड़ देता है एंड ईगो उसे वो सब सिखाता है जो उसे बिल्कुल उसको नहीं सीखना चाहिए। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, IAS बनो। पीटर क्विल को बेसिक एजुकेशन तो नहीं मिलती है यहाँ पे, पर उसको मिल जाती है सेलेस्टियल वाली पावर्स अपने पिताजी के साथ रह के एंड अपने बाप का इतना टॉक्सिक बिहेवियर देखकर वो जाने की कोशिश करता है अपने माँ के प्लेनेट अर्थ पे, जहाँ पे उसकी माँ तो नहीं है, पर वो सोचता है शायद अर्थ मेरे लिए एक बेटर प्लेस हो, तो वहां से भाग जाता है। अब ये पूरा एपिसोड टेक प्लेस करता है पास्ट में, न्यूयॉर्क 1988। कैप्टन अमेरिका अभी बर्फ में ही है, आयरन मैन अभी प्रॉपरली बड़ा नहीं हुआ, बकी ने अभी तक हावर्ड जी को नहीं मारा, तो अभी तो सब भला चंगा है। यहाँ आते ही ये प्यारा बच्चा अपने डैडी इश्यूज उतारने लगता है पूरे के पूरे अर्थ पे, स्टार्टिंग विद जस्ट छोटे मोटे सेलेस्टियल ब्लास्ट। आसपास की सारी गाड़ियां उड़ा देता है, 2-4 बिल्डिंग उड़ा देता है, और ये सब देख रहे होते हैं पैगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क, जो डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ गया है अर्थ की माइटीएस्ट हीरोज को लोगों के सामने रखने का, जो कि एवेंजर्स नहीं है, उसकी फाउंडेशन निक फ्यूरी ने की थी। पर इसका मतलब ये नहीं है शील्ड के लिए काम नहीं कर रहे, ये शील्ड के लिए ही काम कर रहे हैं, पर इनका डिवीजन अलग है, ये वेस्टर्न डिवीजन के लिए काम कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, निक फ्यूरी ने अभी तक अपनी आंख नहीं खोई होगी। अर्थ माइटीएस्ट हीरोज में सबसे पहले कॉल लगाई जाती है हैंक पेन को, जो कि पहले मना कर देता है, पर जब वो टीवी में देखते हैं ओ ज्यादा ही हो गया, तो वो जाने का प्लान करते हैं एंड वो अपने साथ अपनी बेटी को ले आते हैं। हैंक पिम को लगता है किसी ने बताया नहीं कि काम की प्लेस पे बच्चों को लाना मतलब कुछ ठीक रहता नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे देखेंगे। इसके अलावा इस टीम में टिचाला के पिताजी, विंटर सोल्जर, वही वाला विंटर सोल्जर जिसे हम जानते हैं, एंड इन सब के साथ गलायत भी है, पता नहीं क्यों है कैसे है, पर है। ये पूरी टीम जाती है उस बच्चे को रोकने के लिए, पर भाई बच्चा नेक्स्ट लेवल पावरफुल। इन्होंने उस बच्चे का मेले का एक्सपीरियंस खराब किया, भाई ये उनके ऐसे तैसे लगा देता है और इनकी बैंड बजी रही होती है एंड तभी थॉर की एंट्री होती है एंड वो पूरा मामला आके संभाल लेता है। पीटर क्विल को उठा के डाल दिया जाता है डब्बे में एंड थॉर बाकी टीम को बताता है कि भाई लोग सुनो, हुआ क्या है, इसने 8 रेलम खत्म कर दिए 9 में से। मैंने इस प्लेनेट के खत्म होने से पहले मसूरी से ये सीट चक लिया, बिकॉज यही सीट कारण बनेगा अर्थ के खत्म होने का भी। वहां ऑन दी अदर हैंड हैंक पिम की बेटी होप गाने सुनते सुनते पहुंच जाती है पीटर क्विल के पास एंड दोनों के बीच में बातचीत होती है एंड दोनों बच्चे शेयर करते हैं कि अपनी मम्मियों को कितना मिस करते हैं। इसी की वजह से इन दोनों के बीच में दोस्ती टाइप कुछ हो जाता है एंड होप उसे अपना हेडफोन सेट दे देती है एंड उसको वहां से भगा देती है, जिसके बाद मस्त उसकी क्लास लगती है सारे के सारे सुपर हीरो साथ में उसके पिताजी के साथ, जहाँ पे होप सबको समझाती है कि पीटर क्विल बुरा नहीं है, वो जस्ट अपनी मम्मी को मिस कर रहा है एंड वो बस अपने बाप से दूर होना चाहता है बिकॉज ऑफ कोर्स डैडी इश्यूज। यहाँ ऑन दी अदर हैंड पीटर क्विल के साथ कनेक्शन ना होने की वजह से ईगो यहाँ पे पागल हो रहा होता है एंड डिसाइड करता है कि भाई तुमसे नहीं होगा, ये काम हम ही करेंगे। एंड फिर ईगो आ जाता है अर्थ पे, जहाँ अर्थ माइटीएस्ट हीरोज वर्सेस ईगो की एक बहुत अच्छी फाइट होती है, जो फाइट बड़ी एक तरफा रहती है बिकॉज ईगो एक सेलेस्टियल है और इनके पास ले दे के बस एक ही गॉड है। इसी के साथ हैंक पिम जाता है पीटर क्विल के पास एंड उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी माता जी का प्लेनेट बच जाए, सब खुशी से अच्छे से रहें, तो मदद कर दो यार प्लीज। पीटर क्विल और हैंक पिम दोनों छोटे होकर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट ईगो के पास, जहाँ पे ईगो एक और बार साबित करता है कि वो कितना वाहियात बाप है एंड पीटर क्विल को पता चलता है कि उसकी माँ को उसके बाप ने ही मारा। उसके बाद लड़का पागल हो जाता है एंड अपने बाप को टपका देता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ माइटीएस्ट हीरोज जीत जाते हैं। पीटर क्विल उन्हें ज्वाइन कर लेता है, विंटर सोल्जर अपना निकल जाता है। इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 2 भी खत्म एंड भाई दोनों एपिसोड ठीक थे, बढ़िया थे। मुझे फर्स्ट वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, सेकंड वाला बहुत ज्यादा रश फील होता है। रश तो वैसे सारे ही एपिसोड फील होंगे बिकॉज 30 मिनट की लेंथ है और क्या क्या ही दिखाई है 30 मिनट में। सेकंड एपिसोड में एलिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, जैसे कि अर्थ माइटीएस्ट हीरो, पीटर क्विल खुद, ईगो,
उसके अलावा वो सीड वाला कॉन्सेप्ट, भाई इतनी सारी चीजें जब तुम 30 मिनट में मिक्स करते हो तो खिचड़ी बन जाती है, एंड वो खिचड़ी कभी कभी थोड़ी डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है। बाकी पॉजिटिव की बात करें तो पिछली बार से एनिमेशन स्टाइल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। स्टोरीज उन कैरेक्टर्स पे भी फोकस कर रही है जिनके बारे में बहुत कम पता है, जैसे स्पेसिफिकली नेबुला, उसको एक पूरा एपिसोड देके बहुत अच्छा किया, बिकॉज बंदी एक स्पेसिफिक एपिसोड तो डिजर्व करती है एटलीस्ट इतना टाइम मार्वल में होने के बाद। बाकी तुम बताओ कमेंट्स में व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1 एंड 2 कैसे लगे, एंड एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम कैसी लगी अगर देख लिया तो। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।